हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका मैराथन सेशन। ये मैराथन सेशन आपका यूनिट 8 का रहने वाला है। मैं कोशिश करूंगी एक ही सेशन में कंप्लीट करने की। देखते हैं कितना लंबा ही सेशन रहता है। ठीक है, तो यूनिट 8 का मैराथन करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ठीक है, ये है आपका यूनिट जिसमें हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे विद की पॉइंट। उसके अलावा आप लोगों की डेट शीट आ गई है, मैंने टेलीग्राम पे आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। वहां पे आप लोग जाके अपनी डेट शीट को चेकआउट करिएगा। आई थिंक 7 दिसंबर को आप लोग का एजुकेशन का पेपर है। ठीक है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, मैंने ऊपर से ही देखा था, तो एक बार देख लेना। जहां तक 7 को ही है आप लोग का पेपर, तो डेट शीट आप लोग जाके टेलीग्राम पे चेकआउट करिएगा। ओके, तो आ जाओ फिर। देखो, अगर मैं यूनिट 8 की बात करूं, यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या कंसेप्ट है, मतलब एज अ डिसिप्लिन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं फॉर्मल नॉन फॉर्मल में, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस हैं टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्या रिलेशनशिप होता है बिटवीन द लर्निंग थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड, आ जाओ फिर। देखो, अगर मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करूँ, मैंने काफी ज्यादा कीवर्ड्स में लिखने की कोशिश की हुई है। ठीक है, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी एक ग्रीक वर्ड टेक्नोलॉजिया से लिया हुआ है। ये कैसा एक शब्द है, ये एक ग्रीक वर्ड टेक्नोलॉजिया से लिया हुआ है, विच इसका मतलब होता है आर्ट इज रिलेटेड टू स्किल्स एंड डेक्सटेरिटी। ठीक है, मतलब निपुणता और कौशल से ये संबंधित है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू अ प्रैक्टिकल पर्पस। हम टेक्नोलॉजी का यूज किस लिए करते हैं? टेक्नोलॉजी क्या है, एक एप्लीकेशन की तरह काम करता है। ठीक है, हम साइंटिफिक नॉलेज में इसका एप्लीकेशन करते हैं फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। इट इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस टू प्रैक्टिकल टास्क। तो ये है टेक्नोलॉजी की प्रिसाइज कि टेक्नोलॉजी होता क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंसेज and engineering technology to provide mechanical instrument or hardware which can be used for instructional purpose. This is the view of James O. Finn and others. मतलब यहाँ पे जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे दो अप्रोचेस की बात करते हैं। एक होती है आपकी हार्डवेयर अप्रोच, एक होती है सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसका हम लोग एजुकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, हम एजुकेशन में ये एक तरीके का एप्लीकेशन होता है फिजिकल साइंसेस का या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है, मतलब एज अ हार्डवेयर अप्रोच देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी जितने भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज हैं और उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, वो सब हार्डवेयर अप्रोच के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज का जो एप्लीकेशन है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आते हैं। तो दो तरीके के अप्रोचेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, हार्डवेयर अप्रोच एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। ठीक है बात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन जो रेफर करता है किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नॉलेज, लाइक फैक्ट डेटा, जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, डेटा टेक्सचुअल जो होता है, न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, ये सारे, तो ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इन्होंने बताया इट इज डिफाइंड एज द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो इसकी दो डेफिनेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्या है, किसी भी तरीके का जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं या अपनी नॉलेज को जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे आ जाओ। जब हम यहाँ पे आते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो कम्युनिकेशन कहने का मतलब क्या है, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, फोन के थ्रू करते हैं, लैपटॉप के थ्रू करते हैं, वेबकैम, ऑडियो वीडियो कॉल्स करते हैं। तो ये सब क्या है, हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम्स का यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का यूज कर रहे हैं, सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं फॉर मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये इट इज द काइंड ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, इट इज द काइंड ऑफ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन विद द हेल्प of a different equipment. It involves computer capabilities that facilitates exchange of information between an individual. अभी मैं आपके साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, किसकी हेल्प से कर पा रही हूँ, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, एक वो हमें फैसिलिटेट कर रहा है ये। ठीक है, जिससे मैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाऊँ आपके साथ यहाँ पे। तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। रियल टाइम एक्सेस होता है यहाँ पे। ठीक है, रियल टाइम एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन को लेकर के, इजिली डेटाज का जो भी अपडेटेड डेटाज हैं, ठीक है, वो अवेलेबल हो पाते हैं। हम लोग ज्योग्राफिकली, ठीक है, जो भी दूर दूर के एरियाज हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। एक्वाइजिशन होता है, स्टोरेज होता है, मैनिपुलेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, ट्रांसमिशन होता है, या फिर रिसेप्शन होता है डेटा या और इंफॉर्मेशन का। वाइडर रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया का यहाँ पे यूज करते हैं। समझ रहे हो, तो ये क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वही जो जब हम लोग ने आगे पढ़ा था उसमें, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, आईसीटी को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द टर्म्स गिव्स अ ब्रॉडर मीनिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट रिफर्स टू ऑल द कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब इट रिफर्स टू all the communication technologies that are tools to access, जिसको हम रिट्राइव कर पाए, स्टोर कर पाए, ट्रांसमिट कर पाए, मॉडिफाई कर पाए इंफॉर्मेशन को डिजिटली। मतलब हम डिजिटली जो भी इंफॉर्मेशन है उन टेक्नोलॉजीज का यूज करके उसको रिट्राइव कर सके, स्टोर कर सके, ट्रांसमिट कर सके और उसको मॉडिफाई करा सके। ठीक है, तो ये है आपका आईसीटी। इट ऑल्सो रिफर टू द कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। यहाँ पे मीडिया का जो मीडिया टेक्नोलॉजीज हैं उनका यहाँ पे कन्वर्जेंस भी होता है। कैसे, media convergence such as audio visuals and telephone network with the computer network by means of a unified system of USB जो cables होते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे। एक मिनट को, एक चीज यहाँ पे बतानी थी मुझे। यहाँ पे दो, हाँ पहले ये देख लो। एग्जाम्पल्स क्या है हमारे डेली लाइफ में जो आईसीटी से देखा जाए, तो ईमेल। ईमेल जो आपके कम्युनिकेशन से होता है, ई कॉमर्स जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है, इससे पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑनलाइन बैंकिंग जो हमारे आईसीटी इन बैंकिंग से रिलेटेड है। ई गवर्नेंस आईसीटी इन गवर्नेंस से रिलेटेड है। ई लर्निंग इट रिफर्स टू द आईसीटी इन लर्निंग। क्या एडवांटेज है आपका यूज ऑफ आईसीटी का। ठीक है, आईसीटी का एजुकेशन में यूज करने का क्या एडवांटेज है, क्विक एक्सेस हो पाता है इंफॉर्मेशन का, इजिली डेटा अवेलेबल हो पाते हैं, जो भी अपडेटेड डेटा है, फैक्ट है, वो इजिली अवेलेबल हो पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को। ठीक है, हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर कर पाते हैं हर किसी के साथ। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हर किसी की नीड को हम यहाँ पे एड्रेस कर पाते हैं। गुड इवनिंग कृष्णा। ऑफर करता है मोर स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। यहाँ पे जो भी टेक्निक्स होती है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं। गिव ग्रेटर एक्सपोजर टू वोकेशनल एंड वर्कफोर्स स्किल्स टू स्टूडेंट। मतलब जहाँ पे इस आईसीटी का यूज करके हम ज्यादा वोकेशनल जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे एक्सपोज कर पाएंगे। प्रोवाइड करता है ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू टीचर एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड कोलैबोरेशन। टीचर के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर पाए, कोलैबोरेशन कर पाए। तो ये सब क्या है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अ आईसीटी। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस, राइट। इतनी चीजें क्लियर है।
अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे दो एजेम्पशंस हैं आपके। पहला एजेम्पशन है एवरी ह्यूमन वर्क लाइक अ मशीन, ठीक है, पहला एजेम्पशन यहाँ पे क्या है, एवरी ह्यूमन वर्क्स लाइक अ मशीन। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है एजुकेशन इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, ठीक है। एवरी ह्यूमन वर्क लाइक अ मशीन मतलब इन एजुकेशन साइंटिफिक प्रिंसिपल कैन बी सक्सेसफुली यूज टू स्क्रैप एंड फिनिश दिस ह्यूमन बिहेवियर। जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज आज के टाइम में यही हो रहा है, जो मैन पावर है ना वो स्क्रैप होती जा रही है धीरे धीरे। क्यों? वहां पे आपकी टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, ठीक है, वहां पे टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है एजुकेशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस। Education can be analyzed and can be divided into small learning facts, element and ingredient। जो भी एजुकेशन है उसको हम लोग क्या करें, हर एक डिसिप्लिन को आज के टाइम में कोशिश क्या है, आज के टाइम में जो करिकुलम है वहां पे क्या किया जा रहा है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डिसिप्लिन हैं, उनको क्या किया जा रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स में, फैक्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है, जिससे इसीलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच पे बेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पशन आपको ध्यान रखने। अब यहाँ पे दो फ्रेजेस आते हैं जहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मतलब दो फ्रेजेस हैं, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग एक मतलब जनरली एक साथ ही यूज कर लेते हैं, बट दोनों का जो मीनिंग है बिल्कुल अलग है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, मैं थोड़ा सा इसको चार्ट में ड्रॉ करके बता दूं पहले, तो ये डिटेल वाला आप लोग देखना, रुको, यहीं पे बता रही हूँ इसको। जब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की, ठीक है, चार्ट नहीं बना रही मैं, यहीं पे बना दे रही हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हार्डवेयर, मतलब यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर अप्रोच को यूज करते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में हार्डवेयर अप्रोच का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। हार्डवेयर अप्रोच का यहाँ पे यूज किया जाता है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल हार्डवेयर इन एजुकेशन, जहाँ पे आपकी मशीन डिवाइसेस कंसेप्शन आते हैं, ठीक है। जो भी टेंजिबल एस्पेक्ट होते हैं टेक्नोलॉजीज के, वो सारे आपके टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के अंदर आते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है, यहाँ पे क्या होती है, सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है। ये कैसा कंसेप्शन है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, ये मशीन कंसेप्शन है, ठीक है। ये कैसा कंसेप्शन है, मशीन कंसेप्शन है। और ये कैसा कंसेप्शन है, ये आपका बिहेवियरल, ठीक है। ये कैसा कंसेप्शन है, ये आपका बिहेवियरल कंसेप्शन है। यहाँ पे समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच को यूज करता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, वो एज अ मैथोडोलॉजी की तरह यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, बिहेवियरल साइंस कंसेप्शन, क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन को बिहेवियरल साइंस कंसेप्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहो तो पॉइंट में भी बना सकते हो, जो दो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए। Technology in education, it is based on the principle of physical sciences और engineering sciences। हार्डवेयर अप्रोच का यूज करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन होता है फिजिकल और इंजीनियरिंग साइंसेस का। बेसिकली ये कंसर्न है आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो भी गैजेट हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर उसको एज अ हम फैसिलिटेटर की तरह अपनी लर्निंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पे टेंजिबल एस्पेक्ट जो होते हैं टेक्नोलॉजी के वो आते हैं, चाहे आपका जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं, कंप्यूटर है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब क्या है, ये आपकी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, ठीक है। लेकिन हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहने का मतलब क्या है, ये बच्चे की साइकोलॉजी पे बेस्ड है, कंप्लीटली किस चीज पे बेस्ड है, ये बच्चे की साइकोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। उसका जो एज है, उसका जो मेंटल लेवल है, उसका जो एबिलिटी है, उसके जो नीड है, ठीक है, उस पे बेस्ड है, ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है, ठीक है। its origin lies in the application of behavioral sciences to the problem। हम यहाँ पे behavioral sciences का एप्लीकेशन करते हैं जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है,
ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज पर्पसफुल यूटिलाइजेशन इन कॉम्बिनेशन और सेपरेटली ऑफ ऑब्जेक्ट, टेक्निक, डिवाइस, इवेंट एंड रिलेशन टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए है ना, उस पे जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं रेडियो टेलीविजन पे, ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। इतनी चीजें क्लियर है, ये दो कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, it is the part of technology of education, it is the part of technology of education, right? ये कॉपी में बना लेना, यहाँ पे बना नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उसी के अंदर ही आता है। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ऑफ इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर का ही पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आई बात। अभी आ जाओ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोचेस के। अब क्लासिफिकेशन में आपको नाम याद रखना है, ठीक है, जो भी रिजल्ट होंगे वो हार्डवेयर होंगे, जो भी सॉफ्ट होंगे वो आपके सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है, जिसमें आपका ऑडियो अप्रोच आ गया, विजुअल अप्रोच आ गया है ना, ऑडियो विजुअल अप्रोच आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अंदर ऑडियो अप्रोचेस में क्या क्या आ गया, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर्स है, टीचिंग मशीन है, ये सारी चीजें आ गई। विजुअल्स में प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आ गई। ऑडियो विजुअल में टीवी और वीडियो टेप्स आ गए। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच में, जहाँ पे ग्राफिक्स, चार्ट हैं, ग्राफिक्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं। प्रेजेंटेशन में जैसे नोटिस बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, है ना। थ्री डायमेंशनल में जो मॉडल वगैरह होते हैं, फैक्चुअल जो मटेरियल्स प्रेजेंटेशन होता है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो सिर्फ नाम को यहाँ पे याद रखो आप लोग, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का, ठीक है। बस आगे चले। अब यहाँ पे तीन एस्पेक्ट और आते हैं, ठीक है। द थ्री कॉमनली एक्सेप्टेड टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, तीन तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती है। एक है आपकी टीचिंग टेक्नोलॉजी, एक है आपकी बिहेवियर टेक्नोलॉजी, तीसरी है आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे तीन कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पे हम लोग मैथड्स देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, मीडिया देखते हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये पूरा चार्ट में बना हुआ कौन से, जैसे टीचिंग टेक्नोलॉजी मैंने बताई, ठीक है, तीन एस्पेक्ट है आपके टेक्नोलॉजी के, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी बताई, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बताई। तो ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना। कौन कौन से एक्सपोनेंट है इनका आप लोग को ध्यान रखना है टीचिंग टेक्नोलॉजी में, जिसमें डेविस, हंट, मॉरिसन, हर्बर्ट, इन सब का नाम आता है। बिहेवियरल में आपके बीएफ स्किनर हैं, फ्लैंडर्स हैं, ओबर हैं, एमाइडन हैं, इनका नाम आता है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में ब्रूनर और शुबेल, ग्लेशियर, अब ये आपको याद होने चाहिए सारे नाम, इनका नाम आता है। पर्पस क्या है टीचिंग टेक्नोलॉजी का, टीचिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे पर्पस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। यहाँ पे हम कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को डेवलप करना चाह रहे हैं। बिहेवियर में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ओनली कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, और इंस्ट्रक्शन में हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को डेवलप कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से बेसिस होते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी में, आपका फिलोसफी, साइकोलॉजी और साइंस, तीनों ही बेसिस होते हैं। और बिहेवियर टेक्नोलॉजी में आपका साइकोलॉजी है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आपका साइकोलॉजी एंड साइंस। टीचिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही अप्रोचेस का यूज कर सकते हैं, और बिहेवियर टेक्नोलॉजी में हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोच का यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में हम लोग हार्डवेयर अप्रोच का यूज करेंगे। फोकस किस पे होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी पे, बेसिकली जो आपकी टीचिंग है, आपका जो टीचिंग स्टाइल है उस पर फोकस होता है। बिहेवियर टेक्नोलॉजी आपके टीचर्स यूज करते हैं, ठीक है, बच्चे का नीड और उसका जो मेंटल लेवल है उसको ध्यान में रख करके। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रक्शन पे फोकस किया जाता है। एप्लीकेशन पे आ जाओ, कैसे एप्लीकेशन करते हैं, क्लासरूम को पर्पसफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग टेक्नोलॉजीज का टीचर्स यहाँ पे यूज करते हैं। बिहेवियर टेक्नोलॉजी जो भी हमारे टीचिंग स्किल्स हैं उनको इफेक्टिव बनाने के लिए, उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे बिहेवियर टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आपकी रेमेडियल स्टडी, करस्पॉन्डेंस स्टडी और सेल्फ स्टडी में यूज की जाती है, ठीक है। तो ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना।
इतनी चीजें क्लियर है? अब आ जाओ, द इंटायर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी लाइज इन द फॉलोइंग, ठीक है, जो पूरा ये प्रिंसिपल है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का वो किसमें लाई करता है? use of broad range of resources, emphasis on individual learning and emphasis on system approach to education, इस चीज पे ये यहाँ पे लाई करता है। अब ये जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच में क्या होता है? आपका एनालिसिस होती है, प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, मॉनिटरिंग होती है और इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप? सिस्टम अप्रोच में एनालिसिस करोगे, फिर प्लानिंग करोगे, फिर मैनेजमेंट करोगे, फिर मॉनिटर करोगे और फिर इवैल्यूएशन करोगे। यूज ऑफ सिस्टम अप्रोच, इट हेल्प्स इन सेटिंग द क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ टीचिंग। ये क्या करता है? टीचिंग को असेस करने के लिए, फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचिंग, ये कुछ क्राइटेरियाज को सेट करने में हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स टास्क एनालिसिस, यहाँ पे टास्क एनालिसिस आते हैं और ज्यादा फोकस, इट ओनली एम्फसाइज ऑन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव पे ही ये एम्फसाइज करता है। ठीक है बात? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, है ना? नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, इट इज डिफाइंड एज द सब सिस्टम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स द इंस्ट्रक्टर और द लर्नर हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ हिज सेल्फ लर्निंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एक आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है, या तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को। रुको, आईटी को थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। क्या नेचर, पहले नेचर को समझने से पहले ये समझो। हाँ, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो होता है, जैसे हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका यूज कहाँ पे करते हैं? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज सेल्फ स्टडी में करते हैं, करस्पॉन्डिंग स्टडी में करते हैं और रेमेडियल स्टडी में करते हैं। और इसका यूज आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टीचर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो यूज करते हैं और लर्नर खुद भी इसका यूज कर सकता है। ठीक है, कुछ मेथड्स, कुछ मीडियाज का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे इट इज अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी मेंट फॉर ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये ऐसी टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसको इम्प्रूवमेंट के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में हमें इम्प्रूवमेंट को लाने के लिए हम इस टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन स्टैंड फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ अ कमांड। ठीक है, जहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या है? कुछ हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं। ठीक है, कुछ कमांड दे रहे हैं फॉर गेटिंग सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थिंग, सिस्टम ऑफ प्रोसेस, मतलब किसी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर चीज के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इट मेक्स द लर्नर इंडिपेंडेंट। ठीक है, लर्नर खुद से यहाँ पे सीख सकता है। ठीक है, इन हिज लर्निंग, एंड इट प्रोवाइड्स एन एप्रोप्रिएट स्टिमुली टू लर्नर टू प्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो लर्नर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इट डिटरमाइन द मीडिया, मेथड एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द अटेनिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव।
According to the Smalding, L. Lothar and Russell, it is defined as the integration of teacher and student use and knowledge of tool and technique to improve the student learning. मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट और टीचर का, जिसमें वो कुछ टेक्निक्स और टूल्स का यूज करते हैं अपनी नॉलेज में, सो दैट वो अपनी बच्चे की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करा पाए, ठीक है, उसको इम्प्रूव करा पाए। जहाँ पे आपका इसका जो नेचर है, अगर मैं नेचर की बात करूं, इट इज बेसिस, इसका जो बेस है वो क्या है आपका साइंस। दूसरी बात, इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, ठीक है, इट स्टडीज इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। तीसरा नेचर इसका क्या है, ये कंटिन्यूअस होता है, डायनेमिक होता है और प्रोग्रेसिव होता है। कॉपी में सब लिख लेना, यहाँ पे स्लाइड में नहीं है तो कॉपी में लिख लेना, ठीक है। प्रोग्रेसिव होता है, इफेक्ट प्रोड्यूसिंग मेथड है, ये क्या है, इफेक्ट प्रोड्यूसिंग मेथड है। दूसरा और इसके अलावा क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट कैन नॉट, हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टेक्नोलॉजी क्या टीचर को रिप्लेस कर सकता है, नो, इट कैन नॉट रिप्लेस टीचर, ठीक है। और क्या क्या इसका हो सकता है, इट एक्सेप्ट स्कूल एज अ सिस्टम, ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है स्कूल को एज अ सिस्टम। और क्या हो सकता है यहाँ पे, इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, इट कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। जरूरी नहीं है ये हर तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, है ना, जरूरी नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन। उसके अलावा ये इसने कुछ नए कंसेप्ट को डेवलप किया है, लाइक प्रोग्राम लर्निंग, माइक्रो टीचिंग, साइमुलेटेड टीचिंग, वीडियो टाइप, प्रोजेक्टर, है ना, ये सारी टेक्निक को भी यहाँ पे इसने ये सारे कंसेप्ट को यहाँ पे भी इसने डेवलप किया है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे, अच्छा मैंने जो वहां पे लिखा है ये चीजें वो यहाँ लिखी हुई है आपकी, बेसिस इज साइन, ठीक है, वही चीज जो मैंने भी बोली है आपको, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चैनल और मीडियम क्या हो सकते हैं इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के, अटेंडेंस शीट हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, चेकलिस्ट हो सकती हैं, केस स्टडीज हो सकती है, मॉडल्स हो सकते हैं, स्लाइड्स हो सकते हैं, पिक्चर ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड और डायग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है बात। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के, the cognitive objective can be achieved successfully by the use of instruction technologies। जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली अचीव किया जा सकता है बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। रीइंफोर्समेंट दिया जा सकता है, ठीक है, बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख सकते हैं, उनके नीड का जो इनको नीड को कैटर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे खुद से सीख सकते हैं, ठीक है, एट देयर ओन पेस, वो खुद से यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बात। क्या सिग्निफिकेंस है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है। सिग्निफिकेंस की यहाँ पे बात करो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज को, तो एक्सेस टू वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, यहाँ पे वैरायटीज ऑफ जो लर्निंग रिसोर्सेज है उनका एक्सेस कर सकते हैं। इमीडिएसी टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे इमीडिएटली इंफॉर्मेशन को दिया जा सकता है। एनी टाइम लर्निंग हो सकती है, सिंक्रोनस भी हो सकती है, असिंक्रोनस भी हो सकती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, डिस्टेंस लर्निंग हो सकती है। बेटर एक्सेस हो सकता है चिल्ड्रन विद डिसेबल के साथ। एक्सेस टू ओपन कोर्स वेयर, ठीक है, कई सारे कोर्स वेयर्स होते हैं उनको भी एक्सेस मिलता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो
इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल सिस्टम आता है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है ना, और साइकोलॉजिकल सिस्टम आता है, सोशल सिस्टम आता है, कल्चरल आता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो ये जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं जब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं, उसका एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है बात। अब जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दी थी ना, 3 कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मेथड है, मटेरियल है। अच्छा ये यहाँ पे ध्यान रखो जरा, ये जो 3 कंपोनेंट हैं आपके एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, इसको M4 कर लो। ठीक है, इसे क्या कर लो, ये एक तरीके का वेब होता है। ठीक है, ये एक तरीके का वेब होता है तो आपका, ठीक है, जिसे हम लोग M4 बोल देते हैं। M4 क्यों, क्योंकि मेथड, मटेरियल, मीडिया, इसको यूज कौन करेगा, मैन पावर करेगा। कौन यूज करेगा यहाँ पे, मैन पावर यूज करेगा, तो M4 बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सिस्टम, 3 तरीके की जैसे उसको पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एजुकेशन सिस्टम में। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, है ना, एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। तीनों को अच्छे से समझना है यहाँ पे। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, हायरार्किकली स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, फुल टाइम टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, जनरल एकेडमिक स्टडीज आती हैं, क्रोनोलॉजिकल और ग्रेडेड में होते हैं। ठीक है, एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं वो प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक चलती है, तो ये फॉर्मल के अंदर आते हैं जो रिटर्न होते हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मल कौन से होते हैं, any organized educational activity outside the established formal system, whether operating separately or as an important feature of some broader activity। मतलब ये फुली, ये जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं आपकी फॉर्मल सिस्टम से अलग हटके जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ठीक है, फॉर्मल सिस्टम से अलग हटके जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो हमारी नॉन फॉर्मल के अंदर आती हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, स्टूडेंट की जो चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, फुली लर्नर सेंटर्ड होता है, नॉन अथॉरिटेरियन होता है। ये कैसा होता है आपका फॉर्मल वाला, अथॉरिटेरियन होता है। ठीक है, जो जैसा है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज बिल्ड ऑन द लर्नर पार्टिसिपेशन। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपका जितना ज्यादा लर्नर का पार्टिसिपेशन होता है उस पर बेस्ड होता है। फिर इनफॉर्मल, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है। ठीक है, लर्नर्स लर्न फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, हम यहाँ पे दुनिया वालों से सीखते हैं। ठीक है, जो भी हमारा रियल वर्ल्ड है वहां पे हम लोग जा करके सीखते हैं। यहाँ पे ये कैसा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इट डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वेयर इंडिविजुअल एक्वायर एटीट्यूड, वैल्यूज, स्किल्स, है ना, नॉलेज फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ठीक है, जहाँ पे उसके फैमिली, नेबरहुड, मार्केट प्लेस है, लाइब्रेरी है, मास मीडिया और ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आगे चले, आप लोग लाइव नहीं आते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है। एग्जाम इतना नियर है उसके बाद भी आप लोग लाइव नहीं आते हो, लाइव सेशन अटेंड नहीं करते हो। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज किया जाता है फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज है, जिसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है, मिनी बोर्ड्स का यूज होता है, क्लासरूम जो पीसीज होते हैं उनका यूज होता है, स्मार्ट क्लासरूम्स का यूज होता है ना, तो ये सारी चीजें आती हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर द इनफॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे रेडियोज, मैगजीन, न्यूज़पेपर, स्मार्टफोन, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीजों का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज इन नॉन फॉर्मल, अब ये क्या था इनफॉर्मल के साथ, अब ये नॉन फॉर्मल में सिंक्रोनस, असिंक्रोनस हो गया आपका, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हो गए, ई लर्निंग हो गया, सी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग असेसमेंट हो गया, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट हो गए। तो ये सब क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स।
एप्लीकेशन ऑफ education technology in the inclusive education. ठीक है, technology is growing epidemic and in the classroom and it helps student with disabilities to work more quickly. जहाँ पे हम कैसे इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, आपका अल्टरनेटिव इनपुट डिवाइसेस की तरह यूज कर सकते हैं इसको, स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हैं, सेंसरी इनहेंसर्स की तरह यूज कर सकते हैं, स्क्रीन रीडर्स की तरह इसका यूज किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की जब भी बात करेंगे, एक मिनट, तो तीन तरीके के यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के फॉर्म है। पहला है डिजिटल रिसोर्सेज, फिर है आपका कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, फिर आपका डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। ध्यान रखना, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी से काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज: डिजिटल रिसोर्सेज, कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं डिजिटल रिसोर्सेज मतलब जो डिजिटली मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो चीजें क्रिएटेड होती हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, है ना, जैसे डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट को क्या करते हैं, वो रिसोर्सेज जो स्टूडेंट को एड करते हैं, ठीक है, इन देयर एजुकेशनल प्रोसेस। तो digital resources can be defined as a material that have been conceived and created digitally। ठीक है, वो मटेरियल जो डिजिटली क्रिएटेड किए गए हैं, कन्वर्ट किए गए हैं एनालॉग मटेरियल को डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, एनालॉग मटेरियल को जो हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, दैट आर द डिजिटल रिसोर्सेज। डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज आर लर्निंग रिसोर्सेज दैट एड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस। देयर इंटेंट इज टू इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट। हम डिजिटल रिसोर्सेज का यूज क्यों करते हैं, आजकल हम लोग डिजिटल क्यों हो रहे हैं? ठीक है, जो हमारा इंटेंट क्या है, स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ाना। हम प्रोजेक्टर्स का क्लास में यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास में इंगेज हो पाए। अब मैं ये सारी चीजें आपको ऐसे ऐसे डायग्राम में ना बना करके पूरा थ्योरी भी तो दिखा सकती थी, मान लो बुक की इमेज भी तो दिखा सकती थी। मैंने क्यों नहीं दिखाया? इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सो दैट इसको ज्यादा से ज्यादा लर्नर यहाँ पे एंगेज कर पाए। ठीक है, फिर आते हैं कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जहाँ पे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दो तरीके के होते हैं। सिंक्रोनस मतलब जो रियल टाइम में होती है, जैसे ये लाइव सेशन चल रहा है, तो लाइव सेशन कैसा है, आपका रियल टाइम में है, आप तुरंत का तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुरंत मैं उसको आंसर कर सकती हूँ, आपकी जो भी क्वेरी है आप तुरंत उसको पूछ सकते हो। तो ये किसके अंदर आता है? सिंक्रोनस के अंदर आता है। असिंक्रोनस कब होता था? जब मैं रिकॉर्डेड सेशंस लेती थी, मतलब मैंने पहले से ही सेशन को रिकॉर्ड कर लिया है और मैं उसको बाद में कभी भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको अपलोड कर दूं, तो ये असिंक्रोनस के अंदर आता है। समझ गए? सिंक्रोनस जो रियल टाइम में होता है, असिंक्रोनस जो रियल टाइम में नहीं होता है। आप कभी भी इसको देख सकते हो। लाइव सेशन क्या है? ये सिर्फ मैंने जो टाइम फिक्स किया है उतने टाइम तक ही सेशन लाइव रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सिंक्रोनस के अंदर आएगा। असिंक्रोनस आपका जो रिकॉर्डेड है। फिर आता है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहने का मतलब क्या है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज इज अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग that causes a change in existing in industry और bring about a new market। मतलब यहाँ पे हम existing जो भी systems हैं या फिर कोई जो thought है उसको हम लोग replace करते हैं यहाँ पे नए के साथ। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं कुछ नए के साथ, वहां पे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। अब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज देखो, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ न्यू इनोवेशन थे, ठीक है, उसको हमने क्या किया, अल्टर किया मार्केट के नॉर्म्स और कंज्यूमर के बिहेवियर्स के साथ। ठीक है, तो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। कौन कौन सी 12 तरीके की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवांस, अब नाम याद होने चाहिए, एडवांस। देखो यूनिट 8 में ज्यादा से ज्यादा आपको नाम ही याद रखने, ये ध्यान रखना। यूनिट 8 में आपको सिर्फ कि पूरा यूनिट 8 आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं कंटेंट दे रही हूँ अगर उतना आपका यूनिट 8 में कवर है तो वो सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
artificial intelligence, advanced oil and gas exploration and recovery, renewable energy, next generation genomics, virtual augmented reality, autonomous and near autonomous vehicle, advanced robotics, क्लाउड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आईसीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरनेट हम इसका मैं कंटेंट कराऊंगी आईसीटी का आप लोग के साथ, आगे पढ़ेंगे भी। और ऑटोमेशन ऑफ नॉलेज वर्क, ग्लोबल इंटरनेट पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है, 12 तरीके की आपकी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखो, ठीक है। यूनिट 8 पूरा नाम पे है आपका। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी एजुकेशन टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं। वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है ना, जैसे स्ट्रीमिंग चल रही है, ऑडियो वीडियो तो है, ठीक है। वीडियो और ऑडियो हो सकती है, जैसे पॉडकास्टिंग हो गया, मोबाइल एंड वेरिएबल जो डिवाइसेस होती हैं, वीडियो गेम्स हो गया, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हो गए, ऑगमेंटेड वर्चुअल हो गई, है ना। उसके अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस हो गए, असिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ऑनलाइन कोलैबोरेशन स्पेसेस हो गए, ठीक है। और उसके अलावा अडेप्टिव लर्निंग एल्गोरिथम हो गए, रिकमेंडेशन इंजन्स हो गए, हैप्टिक रिस्पॉन्सेज हो गए। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज हैं आपकी। गुड इवनिंग हुमा। फिर आता है मोबाइल लर्निंग होता है ना। मोबाइल लर्निंग, मोबाइल है ना। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है, अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजीज है। तो ये इमेज के अंदर ही सभी कुछ है, एक बार इसको रीड कर लेना आप लोग, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरी पे, जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब ये क्या है, ओवरव्यू है आपका बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव्स एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का, और उनकी इम्प्लीकेशन देखने हैं हमें इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में, जहाँ पे हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ने वाले, स्किनर हैं, प्याजे हैं, ओशुबल हैं, ब्रूनर है, वाइगॉत्स्की है, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बिहेवियरिज्म की जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, तो बिहेवियरिज्म क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वर्बल बिहेवियर सोशल डेवलपमेंट है यहाँ पे, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, वर्बल बिहेवियर है, सोशल डेवलपमेंट होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। कॉग्निटिविज्म आपका इंडिविजुअलाइज्ड है, बेस्ड होता है असेसमेंट पे, ठीक है। आपकी खुद के लेवल पे टॉट किया जाता है, ठीक है। सेल्फ लर्निंग होती है यहाँ पे। टीचर एज अ सब्जेक्ट होता है, मैटर ऑफ एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिविज्म में कुछ स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, लर्निंग बाय डूइंग होती है, टीचर एज अ गाइड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं ये, ठीक है। कैसे होते हैं ये, स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। अब एक मिनट, अब जैसे इसको ये डिटेल में कराने की यहाँ पे जरूरत तो है नहीं मैराथन में, मैं थोड़ा सा इसको बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे हम बिहेवियरिज्म की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी थ्योरी आप लोग यूनिट 3 में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। Behaviorism is based on the idea that knowledge is independent on the exterior of the learner in a behaviorist mind. The learner is a blank slate. यहाँ पे behaviorism में जो behaviorist हैं उनका मानना है जो बच्चे हैं वो एक blank slate की तरह है, ठीक है। हमें information उनके अंदर भरनी है, ठीक है। हमें information हम उनके अंदर भरनी है थ्रू द मतलब यहाँ पे हम एसोसिएशन कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगी, यहाँ पे लर्निंग होगी, ठीक है। जिससे क्या होगी, यहाँ पे लर्निंग होगी, ठीक। जहाँ पे बिहेवियरिज्म को दो सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में स्किनर, ये जो स्लाइड है पूरा सिर्फ रीड करने के लिए, इसमें कुछ भी लिखने वाला नहीं है आपका, ठीक है। ये स्लाइड को आपको लिखना है, इसको स्किनर ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव
ने बात की थी, ठीक है। अब ये इवोन क्लासिकल कंडीशनिंग, इवोन पावलोव इज नोन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट विद डॉग। इन्होंने डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब क्या एक्सपेरिमेंट था वो आप यूनिट 3 में पढ़िएगा, ठीक है, जिसमें इनका जो मेन फोकस था वो नेचुरल रिस्पॉन्सेस थे, ठीक है। दैट कुड बी, मतलब हम एक नेचुरल रिस्पॉन्स को कुछ टाइम के बाद दोबारा से इलिसाइट कर सकते थे, ठीक है। कुछ जैसे वहां पे क्या था, कंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, फूड था, और यहाँ पे बेल था, और फिर सलाइवा था। हमने यहाँ पे क्या कर दी थी, कंडीशनिंग कर दी थी, यहाँ पे क्या कर दी थी, कंडीशनिंग कर दी थी, जिससे हमें क्या मिल रहा था, एक नेचुरल रिस्पॉन्स मिल रहा था यहाँ पे। तो ये इवॉन पावलोव के अंदर आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द एनिमल, however his focus was on the effect of variable, ठीक है। इनका फोकस किस चीज पे था, जो भी वेरिएबल है उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ऑन लर्निंग बिहेवियर। ही प्राइमरली सेंटर्ड अराउंड द आइडिया दैट रीइंफोर्समेंट ड्राइव बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस। इन्होंने रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट दिया था कि रीइंफोर्समेंट ड्राइव करता है बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस को, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आता है, ठीक। अब क्या ओवरव्यू था बिहेवियरिस्ट का और उनकी क्या इम्प्लीकेशन थी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में, जहां पे स्किनर की बात करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था, हर एक पॉइंट को समझना। लर्निंग इज अकम्प्लिश्ड व्हेन अ प्रॉपर रिस्पॉन्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस। मतलब यहाँ पे बोल रहे लर्निंग कैसे हो सकती है, जब हम किसी जो भी रिस्पॉन्स है उसको अच्छे से हम प्रेजेंट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, ठीक है, फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रेजेंटेड विद अ मैथ फ्लैश कार्ड, जहां पे क्या इक्वेशन शो हो रहा है, 2+4 इज इक्वल्स टू 2, तो लर्नर क्या आंसर देगा यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे क्या लर्नर आंसर देगा, यहाँ पे लर्नर क्या रिप्लाई करेगा, विद द आंसर ऑफ अ 6, ठीक है, विद द आंसर ऑफ अ 6। ये क्वेश्चन मार्क है आपका, 2+4 इज इक्वल्स टू वॉट, तो यहाँ पे 6 वो रिप्लाई करके देगा। द इक्वेशन इज द स्टिमुलस, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्या है, स्टिमुलस है, ठीक है, ये क्या है, स्टिमुलस है। लर्नर क्या देगा, इससे एसोसिएटेड आंसर देगा, इससे एसोसिएटेड वो रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे द की एलिमेंट आर द स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड एसोसिएशन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो की एलिमेंट क्या है, जो भी स्टिमुलस है और जो बच्चा उसका रिस्पॉन्स देगा, उसका जो एसोसिएशन है आपस में, इस इक्वेशन का और इस आंसर का जो एसोसिएशन है, ये सब क्या है, आपके की एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऑफ प्राइमरी कंसर्न इज हाउ द एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज मेड, स्ट्रेंथन एंड मेंटेन। इनका जो प्राइमरी कंसर्न है यहाँ पे वो क्या है, कि कैसे हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो एसोसिएशन है उसको बनाएं, उसको स्ट्रेंथ करें और उसको मेंटेन कर पाए, है ना। ये इनका प्राइमरी यहाँ पे कंसर्न था। मैंने तीनों यहाँ पे जो भी लाइन्स है इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में, असेसमेंट ऑफ द एंट्री बिहेवियर ऑफ द डिस्टेंस लर्नर बिफोर डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्री बिहेवियर्स को लर्नर्स के चेक करना है। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव which decide what to present and how to assess student learning। पहले आपने एंट्री बिहेवियर चेक कर लिया, ठीक है, जो भी आपके लर्नर हैं वो उनके आते ही सबसे पहले आपने एंट्री बिहेवियर को चेक कर लिया बिफोर डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। उसके बाद आपने क्या किया, स्टेटमेंट दिया लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, जिससे आपने बताया कि क्या कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उनको एसेस करना है। अब क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे यहाँ पे व्हाट इज इन्वॉल्व इन लर्निंग टास्क ऑफ डिस्टेंस लर्नर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। फिर डेवलप करोगे सीक्वेंस ऑफ लर्निंग टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टास्क को डेवलप करोगे। मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हमेशा ध्यान रखना हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही यहाँ पे टास्क को डेवलप कराते हैं। फिर डिजाइन करेंगे कुछ असेसमेंट स्ट्रेटजीज को, जिससे हम मेजर कर पाए स्टूडेंट की लर्निंग को, जो भी हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है, उसके साथ उसको हम मेजर कर पाए। यूज करेंगे गाइडेंस का, फीडबैक का, रिवॉर्ड का, है ना, रीइंफोर्स करेंगे पूरी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। फिर मैनी ऑफ द बेसिक assumption एंड characteristics ऑफ behaviorism आर embedded in current instructional design practices. Behaviorism was used as a basis for designing many of the early audio visual material and gave rise to many related, जहाँ पे आपका स्किनर की जो टीचिंग मशीन्स है, प्रोग्राम जो टेक्स्ट हैं, है ना, और सबसे रिसेंट एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो ये क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और आपका मास्टरी लर्निंग है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, इम्प्लीकेशन है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एजम्पशंस हैं और assumptions of principle that have a direct relevance to instructional design
इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, जिसमें आता है सबसे पहले एन एम्फेसिस ऑन प्रोड्यूसिंग ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल आउटकम। ठीक है, किस चीज पे एम्फेसिस करना, छात्रों में देखने योग्य और मापने योग्य परिणाम तैयार करने का पर यहाँ पे जोर देना। ठीक है, जहाँ पे आपके क्या क्या, अब यहाँ पे क्या क्या आएंगे आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, चाहो तो कॉपी में लिख लो, यहाँ पे क्या आएंगे आपके बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लो, इसे मैं बोलती जा रही हूँ। और इसके अलावा एनालिसिस, टास्क एनालिसिस आएगा, है ना, टास्क एनालिसिस आएगा, क्राइटेरियन जो रेफरेंस असेसमेंट होता है वो आएगा, तो ये इसके अंदर लिख लेना। ठीक है, इस वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे। फिर दूसरे पॉइंट में आ जाओ, दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पशन क्या है, प्री असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टू डिटरमाइन वेयर इज इंस्ट्रक्शन शुड बी बिगिन। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे प्री असेसमेंट करना है स्टूडेंट का, कि ये चीज चेक करने के लिए कि कहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन का ये जो प्रोसेस है उसको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसका एंट्री बिहेवियर। यहाँ पे प्री असेसमेंट कहने का मतलब क्या है, आप एंट्री बिहेवियर यहाँ पे चेक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, लर्नर को एनालिसिस कर रहे हो, यहाँ पे लर्नर का यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है बात, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन मास्टरिंग अर्ली स्टेप्स, emphasis on mastering early step before progressing to more complex level of performance। मतलब हमें जैसे जैसे ये फ्रेम्स दे रखे हुए हैं, ठीक है, अगर हमें इस फ्रेम पे जाना है तो सबसे पहले हमें इस वाले फ्रेम पे मास्टर करना है। ठीक है, इस चीज पे एम्फेसाइज करना है, जो प्रीवियस है उस पे पहले मास्टरी होनी चाहिए, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट वाले में। पहले सिंपल सॉल्व करो फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ, ये चीज है। तो ये आता है आपका सिक्वेंसिंग, ये किसके अंदर आता है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन, जो मैंने पीछे बताया वही चीजें यहाँ पे लिखी है, प्रेजेंटेशन और मास्टरी लर्निंग इसके अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाओ, यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट टू इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। अब क्या करोगे, रीइंफोर्समेंट का यूज करोगे। ठीक है, जिससे हम परफॉर्मेंस को का जो मतलब जैसे होते हैं ना रीइंफोर्समेंट का यूज करना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की रीइंफोर्समेंट होते हैं आपके, उसको यूज करना परफॉर्मेंस को और इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट और अच्छा करने के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेंजिबल रिवॉर्ड्स का यूज करोगे। ठीक है, टेंजिबल जो भी रिवॉर्ड्स होते हैं उनका यूज करोगे, इंफॉर्मेटिव फीडबैक्स का यूज करोगे। ठीक है, तो ये लिख लेना कॉपी में। फिर नेक्स्ट आता है यूज ऑफ क्यूज, शेपिंग एंड प्रैक्टिस टू इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिक्वेंस करोगे सिंपल प्रॉम्प्ट्स का, होते हैं ना टीचर बीच बीच में कुछ प्रॉम्प्ट्स का यूज करने लगते हैं। ठीक है, उससे मतलब हिंट देने लगते हैं, हेल्प मिलती है हमें। ठीक है, इंप्रूवमेंट होती है वहां पे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक एजम्पशंस थे ऑफ प्रिंसिपल, जिनका डायरेक्ट रेलेवेंस है आपके इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पे। ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट चले, अब ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है जिसको प्रपोज किया था स्किनर ने, फोकस किस पे होता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन पे। किससे फोकस होता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन पे होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कोई भी चीज मतलब यहाँ पे छोटे छोटे मतलब जो भी प्रॉब्लम है इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसको ब्रेक डाउन करके हम लोग कुछ फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं, सिक्वेंस में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। 3 तरीके की प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग होती है, और मैथमेटिक होती है। नाम याद रखना, लीनियर आपका बीएफ स्किनर ने दिया है, ब्रांचिंग आपका नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है, मैथमेटिक आपका गिलबर्ट ने दिया है। नाम में कंफ्यूजन होता है, नाम याद रखना। ठीक है, गिलबर्ट ने दिया है। जब लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मैं पहले ऐसे समझा देती हूँ यहाँ पे, लीनियर प्रोग्रामिंग देखो, मैं इमेज बना के समझा रही हूँ, कहा गया, देखो लीनियर प्रोग्राम, ये देखो छोटे छोटे से फ्रेम्स हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपको सबसे पहले इस फ्रेम को सॉल्व करना है। ठीक है, इस फ्रेम को सीक्वेंस में दे रखा होता है। ठीक है, इस फ्रेम को सॉल्व करना है। जब ये फ्रेम आपका सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको नेक्स्ट मूव करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करना है। जब तक ये फ्रेम सॉल्व नहीं होगा तो आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग क्विज वगैरह देने जाते हो तो वहां पे क्या होता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, सही या गलत, आप आगे चले गए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन, यहाँ पे रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिलता है। ठीक है, जैसे क्विज होता है, आपने क्विज दिया होगा ना, वैसे ही होता है, क्विज की तरह ही होता है। आपने क्लिक किया, ग्रीन हो गया तो राइट,
रेड हो गया तो रॉन्ग, इससे पता चल जाता है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हो। ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे फीडबैक नहीं होता, सॉरी रेमेडी नहीं होती है यहाँ पे, फीडबैक नहीं, रेमेडी, रेमेडी गिवन नहीं होती है कि अगर ये जो आंसर है आपका, मान लो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो ये गलत हुआ है तो इसका ये जो राइट रिस्पॉन्स है तो क्यों है, ठीक है, तो यहाँ पे रेमेडी नहीं दी जाती है, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सेम एज इट इज होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेमेडी दी जाती है, जैसे आप लोग जैसे जब टेक्स्ट बुक वगैरह के जो मॉक वगैरह होते हैं, है ना, देखा होगा गूगल पे आप लोगों ने, वहां पे क्या होता है, जब आप क्विज को सॉल्व करते हो, फिर नीचे लिखा होता है क्लिक हेयर टू नो मोर, क्लिक हेयर टू नो मोर, मतलब आप उस पर क्लिक करते हो तो उसके बारे में डिटेल और जान पाते हो। तो यहाँ पे क्या दी जा रही है, आपको रेमेडी भी दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो ये फ्रेम आपका गलत हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेमेडी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, वरना फिर आगे मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे रेमेडी दी जाती है, यहाँ पे रेमेडी नहीं दी जाती है। मैथमेटिक प्रोग्रामिंग आपकी रिवर्स चलती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये रिवर्स में चलती है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक प्रोग्रामिंग होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स होते हैं। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है, बच्चा तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, तुरंत उसको आंसर मिलता है। इमीडिएट कंफर्मेशन होता है, क्विज में क्या होता है, इमीडिएट आपको पता चल जाता है, जैसे टेलीग्राम पे मैं क्विज दे रही हूँ तो इमीडिएट आपको पता चलता है ना क्या सही है क्या गलत है। सेल्फ पेसिंग, हम यहाँ पे खुद से लर्निंग करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट की टेस्टिंग होती है, जो भी मॉक वगैरह देते हो तो वो क्यों होते हैं, आपकी टेस्टिंग के लिए ही होते हैं। तो ये 5 से देखिए कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर ब्रांच प्रोग्रामिंग में आपके 3 प्रिंसिपल्स आते हैं। कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडिएशन। नाम याद रखना, एक्सपोजिशन होता है, डायग्नोसिस होती है जहां पे हम चेक करते हैं कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, फिर रेमेडिएशन, उसका रेमेडी मिलता है। मैथमेटिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, प्रॉम्प्ट होता है और रिलीज होता है। नाम याद रखना, तीनों से ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, जैसे ये देखो, सबसे पहले आप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, फिर प्रॉम्प्ट करोगे, फिर यहाँ पे रिलीज करोगे। ये तीनों ही फ्रेम्स का बना हुआ है। देखो, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का इमेज बना हुआ है, ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का इमेज बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, जो पहला फ्रेम होता है वो प्राइमरी बिहेवियर होता है, मतलब यहाँ पे ये इसे एंट्री बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एंट्री बिहेवियर बोलते हैं। और जो लास्ट वाला होता है उसे टर्मिनल बिहेवियर बोलते हैं। कौन सा बिहेवियर बोलते हैं, टर्मिनल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे चले। ये सब वैसे मैंने डिटेल में कराया था, लेकिन चलो फिर भी मैं समझा देती हूँ। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एक तरीके का वर्किंग ऑफ माइंड की बात करता है। ये फोकस करता है इंडिविजुअल की लर्निंग में। हम लोग यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा रहे होते हैं। अब जैसे कंप्यूटर नहीं होता है, कंप्यूटर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। सेंसरी मेमोरी होती है, वर्किंग मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मतलब हम यहाँ पे जब भी हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराते हैं तो 3 स्टेजेस में होता है, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इंफॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द मेमोरी सिस्टम वाया सेंसरी मेमोरी। ठीक है, सेंसरी मेमोरी के थ्रू जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंटली प्रोसेस हो रही होती है, लेकिन ओनली इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ मेमोरी आर सेंड टू लॉन्ग। ठीक है, मतलब हमारी सेंसरी मेमोरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिन भर चला करती हैं, घुमा करती हैं, प्रोसेस हुआ करती हैं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ जो मेमोरीज होती हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाती हैं। ठीक है, जनरली द वर्किंग मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द इंफॉर्मेशन इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आओ,
ये सेंसरी मेमोरी है, ठीक है। सेंसरी मेमोरी में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोसेस कर रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। ये स्टिमुलस इसके अंदर जाता है, फिर यहाँ से ये वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी एक तरीके का पूरा सेंसरी मेमोरी से, मतलब जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, इस पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट कराने में ये वर्किंग मेमोरी का रोल होता है, ठीक है। ये वर्किंग मेमोरी का रोल होता है, ठीक है। हम अटेंशन करते हैं वर्किंग मेमोरी, फिर रिट्राइवल, फिर इनकोड करते हैं। ध्यान देना, इसकी जो कैपेसिटी है 3 से 7 यूनिट की होती है। ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन से पूछा जाता है, 0.5 to 3 सेकेंड। कैपेसिटी 7 to 9 चंक्स है यहाँ पे, और 5 to 15 विदाउट रिहर्सल। इसका इन्फिनाइट है, वो परमानेंट रहता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ मेमोरी है वो इसके अंदर यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है इसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप अटेंड करोगे किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको एक्वायर और रिटेन करोगे, फिर आप रिट्राइव करोगे, ठीक है। रिट्राइव करोगे इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम मेमोरी एंड ट्रांसफर करोगे न्यू सिचुएशन के अंदर। कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ये, ठीक है। जहाँ पे ये आपकी सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी से फिर वर्किंग मेमोरी में जाता है, फिर लॉन्ग टर्म में जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म से वापस से हम वर्किंग में जा सकते हैं, फिर स्टोर होता है, फिर ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ट्रेनर शुड एम्प्लॉय सर्टेन स्ट्रेटजीज, ठीक है। वो रिपीट कर सकता है बार बार, है ना, ब्रेक कर सकता है इंफॉर्मेशन को छोटे डिपार्ट में, कनेक्ट करवा सकता है डॉट्स को, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज है जिसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है आपकी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड स्टोरेज, ये आपकी क्या है, अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। जैसे इन्फिनाइट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वही चीज है, इन्फिनाइट होता है, और ड्यूरेशन कैसा होता है इसका, परमानेंट होता है यहाँ पे। अब आते हैं जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। यहाँ पे जीन पियाजे ने क्या किया है, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द एक्वायरिंग नॉलेज, चिल्ड्रन नीड टू बिल्ड और डेवलप ए मेंटल मॉडल ऑफ देयर सराउंडिंग वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है ना। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दो शब्द जैसे यहाँ पे यूज किया। एसिमिलेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नई एक्सपीरियंस को फिट कर रहे हैं प्रायर कंसेप्ट में। एकोमोडेशन में हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं कंसेप्ट को टू फिट न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करा रहे हैं किसी नए एक्सपीरियंस को, ठीक है। एडजस्ट कर रहे हैं नए एक्सपीरियंस को टू फिट प्रायर कंसेप्ट। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, हम यहाँ पे कंसेप्ट को एडजस्ट कर रहे हैं नए एक्सपीरियंस को फिट करने के लिए, ठीक है, नए एक्सपीरियंस को फिट करने के लिए। जहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेजेस के बारे में बात की थी, ठीक है। अभी 4 की फीचर्स क्या है, स्टेजेस ऑलवेज हैपन इन द सेम ऑर्डर, जो भी स्टेजेस हैं वो सेम ऑर्डर में चलती हैं, कोई भी स्टेज को हम यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हैं। 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी, हर स्टेज का अपना सिग्निफिकेंट है, अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना नेचर है, ठीक है। ईच लेटर स्टेज इनकॉर्पोरेटेड द अर्लियर स्टेज इनटू इटसेल्फ, ठीक। जहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन को सब, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एसिमिलेशन, है ना, एसिमिलेशन के बाद इक्विलिब्रेशन, फिर कोई नई सिचुएशन आई, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद इक्विलिब्रेशन हो गया, लेकिन कोई नई सिचुएशन आई, अब यहाँ पे क्या हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब डिसइक्विलिब्रियम के बाद फिर से हम इसको एकोमोडेट कराएंगे वापस से, फिर हम यहाँ पे एसिमिलेशन, फिर ये चलेगा, ये पूरा साइकिल है। यहाँ पे कीवर्ड्स यहाँ पे कॉग्निशन है, स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्कीमा क्या है, स्कीमा में एक हमने माइंड में पूरा बैठ गया कि कैट का स्कीमा बैठ गया, ठीक है। हमारे दिमाग में स्कीमा किस चीज का बैठा, एक बच्चे ने कैट के स्कीमा को लर्न कर लिया। एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होगा, अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को अच्छे से समझो। यहाँ पे बॉय सॉ अ कप एंड कॉल्ड दैट कैट, सिस्टर सेड नो इट्स अ कप। मतलब यहाँ पे एसिमिलेशन में क्या हुआ, एसिमिलेशन में उसने जो नया एक्सपीरियंस था उसको प्रायर में फिट कर लिया, ठीक है, प्रायर में फिट कर लिया। मतलब बॉय, जो बॉय था उसने कप को देखा, लेकिन इसको क्या बोला, कैट, इसको क्या बोला, इसको कैट बोला यहाँ पे। फिर एकोमोडेशन में क्या हुआ, ही एकोमोडेटेड न्यू स्कीमा, अब उसने एक नया स्कीमा यहाँ पे डेवलप किया, जहाँ पे ये उसने ये चीज को समझा कि ये कब है और ये क्या है, हमारा कैट है, तो ये एक नया स्कीमा यहाँ पे डेवलप हुआ, तो ये एकोमोडेशन के अंदर आता है, ठीक है। 4R मॉडल्स होते हैं इनटू द पियाजे प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जिसमें रिलेट होता है, फिर रीइंटरप्रेट करोगे, फिर रिफ्लेक्ट करोगे, फिर रिवाइज करोगे, ठीक है। रिलेट करना, रीइंटरप्रेट करना, रिफ्लेक्ट करना और रिवाइज करना, तो 4R मॉडल है जीन पियाजे की प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के अंदर।
प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड एकोमोडेशन के अंदर, ठीक है। जो रिलेट और री इंटरप्रेट होता है वो एसिमिलेशन के अंदर आता है, रिवाइज और रिफ्लेक्ट करना वो एकोमोडेशन के अंदर आता है आपका। एप्लीकेशन देखा जाए of the principle of Piaget approach to design instruction, emphasis on learning by discovery, accept individual differences, creating a learning environment, sensitivity to learner, readiness to learn। 4 stages है, sensory है, प्री ऑपरेशनल है, concrete है, formal है ना, ये सारी है। अब ये stages में पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को ऑलरेडी, ठीक है। अब डेविड ऑशुबेल की थ्योरी पे आ जाते हैं। जब डेविड ऑशुबेल की थ्योरी पे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने, डेविड ऑशुबेल ने मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बात की थी, ठीक है। इन्होंने ये बिलीव करते थे मीनिंगफुल लर्निंग पे। इन्होंने रोट मेमोराइजेशन को क्या किया था, अपोज किया था। एक ही इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर है जो इनकी लर्निंग में को प्रभावित करता है, वो है आपका व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नो, ठीक है। व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नो, ठीक है। इस चीज पे ओशुबल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर को डेवलप किया था, ठीक है। जहाँ पे जो हमारी जो नई नॉलेज होती है, हमारी जो नई इंफॉर्मेशन होती है, बेसिकली वो रिलाई करती है हमारी प्रायर इंफॉर्मेशन पे। यहाँ पे नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं रोट लर्निंग, ये पूरा कंटिन्यूम दे रखा है। रोट लर्निंग से क्या होता है, बहुत ही लिटिल, बहुत ही रेलिवेंट नॉलेज मिलती है, कोई भी इमोशनल कमिटमेंट नहीं होता है, ठीक है। फिर हम मीनिंगफुल लर्निंग पे जाते हैं, जहां से हमको वेल ऑर्गेनाइज्ड रेलिवेंट नॉलेज मिलती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, इमोशनल कमिटमेंट होता है, ठीक है। कुछ हम एग्जिस्टिंग नॉलेज से नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव प्रोडक्शन होता है, हाई लेवल ऑफ मीनिंग फुल लर्निंग होती है, हाई इंटीग्रेशन होता है थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग का, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर में 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज 1 जहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर को। फेज 2 में हम प्रेजेंट करते हैं लर्निंग टास्क को, मटेरियल को। फेज 3 जहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हमारे जो कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उसकी यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, ठीक है। अब ये ओशुबल की जो सबसम्पटम थ्योरी है, ठीक है, ओशुबल की जो सबसम्पटम थ्योरी है, जहाँ पे मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मीनिंगफुल रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में लर्नर का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, कैसे वो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का यूज कर रहा है, वो सबसम्पशन, ठीक है। अब सबसम्पशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। 4 प्रोसेस होती है यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग की। डेरिवेटिव सबसम्पशन होता है, कोरिलेटिव सबसम्पशन होता है, सुपरऑर्डिनेट होता है और कॉम्बिनेटोरियल होते हैं, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर भी 4 तरीके के होते हैं, एक्सपोजिटरी, नैरेटिव, स्कीमिंग एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। एक्सपोजिटरी, नैरेटिव, स्कीमिंग एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, ठीक है। अब 3 तरीके की सबसम्पशन होते हैं। सबसम्पशन यहाँ पे क्या है कि इन 3 तरीके के होते हैं आपके सबसम्पशन थ्योरी, डेरिवेटिव सबसम्पशन और कोरिलेटिव। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसम्पशन थ्योरी की, सबसम्पशन थ्योरी क्या है यहाँ पे, प्राइमरी प्रोसेस एंड लर्निंग subsumption in which new material is related to relevant ideas in the existing cognitive structure। तो ये है हमारी subsumption theory, मतलब ये एक तरीके का प्राइमरी प्रोसेस होता है इन लर्निंग subsumption, जहाँ पे कोई नए मटेरियल जो भी होते हैं, ठीक है, जो न्यू मटेरियल होते हैं वो इज रिलेटेड टू द रेलिवेंट आइडियाज इन द एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। फिर डेरिवेटिव सबसम्पशन, डेरिवेटिव सबसम्पशन के अंदर इट रिफर्स टू द लर्निंग दैट अकर्स व्हेन अ चाइल्ड बिल्ड्स अपॉन कंसेप्ट ऑलरेडी मास्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही वो मास्टर्ड है कंसेप्ट पे, ठीक है, तो डेरिवेटिव के अंदर आता है। कोरिलेटिव, अब ये हेयर द कंसेप्ट एक्सटेंडेड, यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है वो एक्सटेंड करता है। इन ईच केस कंपैरिजन आर मेड एंड कंसेप्ट एक्सटेंड, हर केस में हम यहाँ पे कंसेप्ट को क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं और नॉलेज को एक्सपेंड कराते हैं, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पे, मोस्ट जनरल कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन देयर एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले जो जनरल कंसेप्ट है उसको समझना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना। शुड इंक्लूड न्यू एज वेल एज प्रीवियसली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डेवलप बट मेयरली रीऑर्गेनाइज्ड विद इन द लर्नर मेमोरी। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसको रीडेवलप करने की जरूरत नहीं है, उसको रीऑर्गेनाइज करो। जो रोल होता है इंस्ट्रक्टर का वो एक ब्रिज की तरह होता है, तो ब्रिज वो ब्रिज करता है गैप को, ठीक है, जो भी पहले से हमने पढ़ा हुआ है और जो अभी हमको सीखना है, उनके बीच में जो भी ब्रिज है उसको ये
गैप करता है यहाँ पे सब्सम्पशन। ब्रूनर की थ्योरी पे आ जाते हैं। ही बिलीव दैट, ब्रूनर ने देखो, ही बिलीव दैट जो क्लासरूम लर्निंग होती है शुड टेक प्लेस इंडक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले हमें उसे सिंपली मतलब ब्रूनर के अकॉर्डिंग किसी भी कंसेप्ट को सिखाने के लिए हम सबसे पहले सिंप्लीफाइड तरीके से उसको सिखाएं, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएं, ग्रेजुअली उसे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाए, जहाँ पे उन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बात की, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ठीक है, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले इनएक्टिव होता है, फिर आइकॉनिक होता है, फिर सिंबॉलिक होता है। स्टेजेस में भी यानी कि शफल कर दो आपस में, ये स्टेजेस में है। इनएक्टिव बर्थ से 3 साल, आइकॉनिक 3 से 8 साल, सिंबॉलिक फ्रॉम 8 years। ठीक है, ब्रूनर ने कंक्लूड किया, ठीक है, एक जो बच्चा है, ठीक है, एट एनी स्टेज वी लर्न बेस्ट when we are motivated to perceive by insightful experiences। अगर एक बच्चा किसी भी स्टेज में बहुत अच्छे से सीख सकता है अगर वो अच्छे से मोटिवेटेड है। ठीक है, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा तो वो किसी भी स्टेज में अच्छे से सीख सकता है। इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात की। ठीक है, उसके अलावा स्पाइरल करिकुलम के बारे में बात की, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया। स्पाइरल करिकुलम कहने का मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड से आप इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाओ, मतलब ऐसे कुछ। ये है आपका स्पाइरल करिकुलम, सिंप्लीफाइड से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाओ, डिस्कवरी लर्निंग का यूज करो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके ब्रूनर ने दिए थे। स्टेप्स क्या है आपके कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, सेलेक्ट करो, डिफाइन करो कंसेप्ट को, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेलेक्ट करो, डेवलप करो पॉजिटिव और जो भी नेगेटिव एग्जांपल्स हैं उससे रिलेटेड, है ना, इंट्रोड्यूस करो प्रोसेस को स्टूडेंट के सामने। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस है उसको स्टूडेंट के सामने इंट्रोड्यूस करो, प्रेजेंट करो अब के सामने, उनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं या फिर एट्रीब्यूट्स हैं उनके सामने उसको प्रेजेंट करो, है ना। फिर आपका डेवलप करो कंसेप्ट डेफिनेशंस को, है ना, उसमें और भी जो भी एडिशनल चीजें हो सकती हैं, है ना, उनको जो भी एडिशनल चीजें हो सकती है उसको, एडिशनल जो भी एग्जांपल्स हो सकते हैं उसको ऐड ऑन करो। अब पूरे प्रोसेस को क्लासरूम के साथ डिस्कस करो, है ना, पूरे प्रोसेस को क्लासरूम के साथ यहाँ पे डिस्कस करो और फिर इवेलुएट करो। अब ये आपको याद रखना है स्टेप्स को। ठीक है, ये स्टेप्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, इनएक्टिव यहाँ पे फिजिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इनएक्टिव में क्या होता है, जो भी रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिजिकल इंटरेक्शंस होते हैं, वो सारे आते हैं। आइकॉनिक में आपका अंडरस्टैंडिंग होता है, विजुअल स्क्रीन आइकॉन्स का। सिंबॉलिक में जब यहाँ पे आपका जो सिंबल्स होते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लैंग्वेज चाहिए होती है। अब ये वही चीजें लिखी हुई हैं, बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, तो आपका इनएक्टिव के अंदर आ गया। आइकॉनिक जब वो इमेजेस को देख के सीख रहा है, सिंबॉलिक जब वो सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंसेप्ट फॉर्मेशन भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंसेप्ट कैसे फॉर्म करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो चीजें हैं उनको एक साथ हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, जिससे हम उसका एक कंसेप्ट फॉर्म कर देते हैं। हम बोलते हैं वॉकिंग। ठीक है, एक पर्सन वॉक कर रहा है, एक पर्सन रन कर रहा है, कैसे, हमने ये कंसेप्ट डेवलप किया, यहाँ पे फॉर्म किया। डिस्कवरी लर्निंग क्या है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, उसका यूज करके कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे अपनी नॉलेज को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्कवर करते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिविज्म में आते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म सजेस्ट दैट इंडिविजुअल क्रिएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग based on the interaction of what they already know and believe and the phenomena or idea with which they come into the contact। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है जो भी इंडिविजुअल है अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी समझ है या जो फिर वो जानते हैं समझते हैं उसको यूज करके। यहाँ पे लर्नर्स अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस से। लर्नर एक्टिवली रीस्ट्रक्चर करते हैं नॉलेज को इन हाईली इंडिविजुअलाइज्ड वे बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। वाइगोत्स्की यहाँ पे इज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, social constructivism view each learner as a unique individual with unique need and background। social जो constructivism है उसका कहने का मतलब क्या है, हर इंडिविजुअल यूनिक है,
वो यूनिक बैकग्राउंड से आया है, ठीक है, उसकी यूनिक नीड्स है यहाँ पे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक्नॉलेज द यूनिकनेस, ठीक है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो यूनिकनेस को और जो कॉम्प्लेक्सिटी है लर्नर की उसको यहाँ पे वो क्या करता है, इम्फेसाइज एक्नॉलेज करता है, ठीक है। ये इट यूटिलाइजेस इंकरेजमेंट एंड रिवॉर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लर्निंग, ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा जोन, देखो ये क्या है, यहाँ पे जो लर्नर है वो यहाँ तक खुद से सीख सकता है, ठीक है, खुद से सीख सकता है, लेकिन अब इसको ये वाला कंसेप्ट सीखने के लिए मदद चाहिए, ठीक है, तो ये जो टीचर जो मदद उसे कर रहा है, तो इस पूरे जोन को क्या करता है, क्या कहते हैं यहाँ पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विच अकर्स व्हेन दे ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क बट नॉट क्वाइट ऑन देयर ओन विदाउट असिस्टेंट, मतलब जब टीचर उन्हें हेल्प कर रहा होता है, यहाँ तक वो पहुंच तो रहा है बट यहाँ पे टीचर उसको जो मदद कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग मतलब एक तरीके का टेम्परेरी सपोर्ट देना, यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, इसको टेम्परेरी सपोर्ट दे रहा है जिससे वो इस गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। प्राइवेट स्पीच, खुद से बात करना, ठीक है, प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात करना। पियाजे रिलेटेड दिस, और पियाजे ने इसी को प्राइवेट स्पीच को ही ईगोसेंट्रिक अप्रोच बोला था, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था, ठीक है, बच्चे के लिए, ठीक। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल है, यहाँ पे चीजें वो खुद से सीख सकता है, ये ऐसा जोन है जहाँ पे किसी को उसको मदद की जरूरत होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये पूरा डिफरेंस दे रखा है वाइगोस्की का जो सोशल कल्चर है और पियाजे का, ठीक है, यहाँ पे ये सोशल है, ये सॉलिटरी है, यहाँ पे लर्नर साइंटिस्ट की तरह है, ठीक है। डेवलपमेंट इज ड्राइवन बाय द इनपुट फ्रॉम अदर्स एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेजेस के बीच में, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो क्या है, डेवलपमेंट इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन सोशल एंड कल्चरल टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, सेम है यहाँ पे, ठीक। और स्टेजेस यहाँ पे कोई भी नहीं, स्टेजेस है। लिंक क्या है, लर्निंग डेवलपमेंट क्या है, लर्निंग प्रोसीड डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसीड लर्निंग। रोल ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज ड्राइव थॉट और यहाँ पे थॉट ड्राइव लैंग्वेज। स्पीच, सोशल स्पीच बिकम्स इनर सोशल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इगोसेंट्रिक स्पीच बिकम सोशल प्रोसेस। अब यहाँ पे यूनिट 8 का जो आपका ए सेक्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, यूनिट 8 का ए सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट 8 के बी सेक्शन पे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग दो टाइप में, एप्लीकेबिलिटी और अप्रोच। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करें, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और बिहेवियर टेक्नोलॉजी, तीनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ के आए हैं। हार्डवेयर अप्रोचेज में हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, ठीक है, और सिस्टम अप्रोच, ठीक है। सिस्टम अप्रोच कहने का मतलब क्या है, जब जितने भी, मतलब सिस्टम कहने का मतलब क्या है, जब इंटायर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। सिस्टम अप्रोच कहने का मतलब जहाँ पे पूरा एक सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, जहाँ पे पूरा एक सिस्टम, जितने भी कंपोनेंट है आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कैसे है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम अप्रोच कहने का मतलब क्या है, इंटायरली और होलनेस के साथ। इट इंडिकेट सिस्टमैटिक थिंकिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसिडरिंग मेनी वेरिएबल ऑफ प्रॉब्लम एज इंटरैक्टिंग विद अदर्स, ठीक है, तो ये सारी आपकी सिस्टम अप्रोच के अंदर आती है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शनल डिजाइन पे आ जाओ यहाँ पे। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एक तरीके से जैसे एक इंजीनियर करता है, ठीक है, इंजीनियर जो आर्किटेक्चर होता है पूरा डिजाइन करता है ना, बस वही चीज है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच एजुकेशनल प्रोडक्ट आर डिजाइन, डेवलप एंड डिलीवर, है ना। क्या सिस्टम अप्रोच है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज नोन एज अ डिजाइनिंग अ सिस्टम सिस्टमैटिक वे ऑफ एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट। मतलब हम सिस्टम अप्रोच की जो बात कर रहे हैं टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है, सिस्टमैटिक वे में हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को एनालाइज और सॉल्व करने के लिए, जिससे हम उसको अंडरस्टैंड कर पाए, कंट्रोल कर पाए, इम्प्रूव कर पाए स्ट्रक्चर को, और उसकी जो पूरी फंक्शनिंग है सिस्टम को, उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है, फोकस्ड है आपका मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस पे,
assume outcomes are measurable, reliable and valid. It is an empirical, iterative, है ना, repeated है, self correcting process है, और typically is a team effort. ठीक है, typically it is a team effort. अब एडी मॉडल पे आ जाता है. जब एडी मॉडल में आते हैं तो एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएशन. फुल फॉर्म याद रखना. ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखना. इट रिप्रेजेंट अ गाइडलाइन फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट टूल इन 5 वेज. ठीक है, टूल इन 5 वेज, जिसमें आपका क्या क्या आता है, एनालाइज, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएशन. एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ये गोल सेटिंग स्टेज है. ये कौन सी स्टेज है, यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, गोल को सेट करते हैं. ठीक है, फिर डिजाइनिंग फेज में आ जाते हैं. डिजाइनिंग फेज में यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है इस फेज में, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे होता है, कंटेंट के पूरे फ्रेमवर्क पे होता है, स्ट्रक्चर पे होता है. ठीक है, जहाँ पे हम डिलीवरी मेथड देखते हैं, ड्यूरेशन देखते हैं, कंटेंट के जो एलिमेंट हैं, मीडियाज हैं, इन सब चीजों को देखते हैं. अब डेवलपमेंट का फेज आता है. डेवलपमेंट फेज यहाँ पे हम डेवलप करेंगे. ठीक है, पूरे कंटेंट को, जो भी कोर्स है उसको डेवलप कराएंगे बाय यूजिंग द प्लान एंड गाइडलाइंस. ठीक है, बाय यूजिंग द प्लान एंड गाइडलाइंस. अब इम्प्लीमेंटेशन का, अब यहाँ पे हम पूरा रिफ्लेक्शन देखेंगे. The implementation stage reflect the continuous modification of the program to make sure maximum efficiency and positive result are obtained. ठीक है, फिर इवैल्यूएशन फेज भी आपके दो तरीके में हो सकते हैं. एक होता है आपका फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव. ठीक है, इनिशियली सबसे पहले हम फॉर्मेटिव करेंगे, फिर हम समेटिव में जाएंगे. ठीक है, मतलब फॉर्मेटिव फेज जो होता है वो सबसे, मतलब जब हम स्टडी को कंडक्ट करा रहे होते हैं वहां पे हम फॉर्मेटिव यूज करेंगे. बाद में जब हम एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब स्टार्टिंग में हम फॉर्मेटिव यूज करेंगे, फिर बिल्कुल एंड ऑफ द प्रोग्राम हम यहाँ पे समेटिव यूज करेंगे. ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है एडी मॉडल की, फ्लेक्सिबिलिटी है, इजिली मॉडिफिएबल है ना, इजिली मॉडिफिएबल है. और वीकनेस क्या है, लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, एक ही मॉडल में चलता है. ठीक है, सम कंसिडर द एडी मॉडल टू बी अ वाटरफॉल डेवलपमेंट. इसे वाटरफॉल डेवलपमेंट मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद दूसरा, मतलब पहले एनालाइज करो, फिर डिजाइन करो, फिर डेवलप करो, ऐसे आता है, बहुत ज्यादा डिटेल में है, टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, तो ये इसकी वीकनेस है. अब एश्योर मॉडल पे आते हैं. एश्योर मॉडल क्या है, एनालिसिस करना, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक का स्टेट करना, ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना, मॉडिफाई करना और डिजाइन करना मटेरियल को, यूटिलाइज करना मटेरियल को, रिक्वायर लर्नर रिस्पॉन्स एंड इवैल्यूएशन. ठीक है, तो ये एश्योर मॉडल है. एनालाइज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट मॉडिफाई और यूटिलाइज मटेरियल, रिक्वायर लर्नर रिस्पॉन्स एंड इवैल्यूएशन. अब यहाँ पे एनालिसिस क्या करोगे, एनालिसिस फेज में क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनके जो गोल्स है, जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जो भी नीड्स है. अब क्या करोगे, स्टेट करोगे स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव को. ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, कंक्रीट होने चाहिए, टेस्टेबल होने चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेबल होने चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पे कौन सी टेक्निक का यूज करोगे, ABCD टेक्निक का यूज करोगे. ABCD टेक्निक कहने का मतलब क्या है, A फॉर ऑडियंस का नेम, B फॉर बिहेवियर स्पेसिफाई, C फॉर कंडीशन, D फॉर डिग्री. ठीक है, D फॉर डिग्री. तो ABCD टेक्निक का यहाँ पे यूज करोगे टू स्टेट द स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट आता है सेलेक्ट मेथड एंड मीडिया. अब कुछ मेथड और टेक्नोलॉजीज का यूज करोगे बेस्ड ऑन द कंटेंट. ठीक है, बेस्ड ऑन द कंटेंट, जहां पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे एक मिनट कहाँ गया, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, जहां पे आप 5P का यूज करोगे. ठीक है, 5P का यूज करोगे. 5P में क्या है, पहले आप प्रिपेयर करोगे टेक्नोलॉजी को, प्रिपेयर करोगे इन्वायरमेंट को, प्रिपेयर करोगे लर्नर को, प्रोवाइड करोगे और प्रोवाइड करोगे. ठीक है, तो ये 5P का यूज किया जाता है इन यूटिलाइजिंग मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. रिक्वायर्ड लर्नर पार्टिसिपेशन. अब लर्नर भी जो है थ्रू आउट द प्रोसेस इन्वॉल्व है. इवेलुएट करोगे. ठीक है, impact of your training program by using examining learning strategies as well as the technology, media and material. ठीक है, जो भी आपने प्रोग्राम में थ्रू आउट यूज किया है. क्या स्ट्रेंथ है, लिसन करता है लर्नर को, यूटिलाइज करता है टेक्नोलॉजी को, प्रोवाइड करता है गाइडेंस एंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव. फोकस, वीकनेस क्या है, टू फोकस्ड है एकेडमिक सेटिंग्स पे, नैरो स्कोप है और टाइम कंज्यूमिंग है. अब डिक एंड कैरी का एक मॉडल है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में. ठीक है, डिक एंड कैरी का ये मॉडल है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का. देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, एक मिनट को,
ये आइडेंटिफाई करोगे इंस्ट्रक्शनल गोल को, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, कंडक्ट करोगे इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस को, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे एंट्री बिहेवियर को, फिर राइट करोगे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को, डेवलप करोगे क्राइटेरियन डिफरेंट टेस्ट को, डेवलप करोगे इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज को, डेवलप करोगे और सेलेक्ट करोगे इंस्ट्रक्शन मटेरियल को, और डेवलप और कंडक्ट करोगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फिर आप पहले फॉर्मेटिव होगा, फिर आप समेटिव करोगे, फिर उसके बाद रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद रिवाइज करोगे। ये स्टेप जो है 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। इस 10 स्टेप्स को याद रखना, ठीक है। इन स्टेप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। डिक एंड कैरी का जो मॉडल है वो एड्रेस करता है इंस्ट्रक्शन को एज एन इंटायर सिस्टम, फोकसिंग ऑन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट कंटेंट। ये किस चीज से फोकस करता है, रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टेक्स्ट कंटेंट लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। और ये कैसा है, एक तरीके का नॉन लीनियर फैशन है, ठीक है, नॉन लीनियर फैशन है, जहाँ पे इस मॉडल को बेसिकली टू सिक्स मतलब 6 फेजेस में डिवाइड किया गया। बाद में अगर मेजर स्टेप में याद रखना चाहो तो 6 ही फेज है इसके। सबसे पहले डिजाइन करना, एनालाइज करना, डेवलप करना, फॉर्मेट असेसमेंट करना और रिवीजन करना, फिर सबमिटिव असेसमेंट करना। बट आपसे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसके ये स्टेप्स पूछे जाते हैं। फिर आता है चार्लोट मैशॉन का मॉडल, ठीक है, चार्लोट का मैशन मॉडल, कैरलॉट का मैशन मॉडल। कैरलॉट का जो मैशन मॉडल है वहां पे इन्होंने एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन और लाइफ के बारे में बात की है, ठीक है। कैरलॉट मैशन मेथड इज बेस्ड ऑन द कैरलॉट फर्म बिलीफ दैट चाइल्ड इज अ पर्सन एंड वी मस्ट एजुकेट द होल पर्सन। यहाँ पे इन्होंने बोला जो चाइल्ड है वो एक पर्सन है, ठीक है, हमें पूरे पर्सन को एजुकेट करना, सिर्फ उसके माइंड को एजुकेट नहीं कराना है, सिर्फ उसके माइंड को एजुकेट नहीं कराना, एक बच्चे की पूरी पर्सनालिटी को यहाँ पे हमें एजुकेट करना है। सो इन्होंने 3 प्रोन्स्ड वर्ड्स बोले, जहाँ पे एजुकेशन को एज अ एटमॉस्फेयर देखा, एज अ डिसिप्लिन देखा और एज अ लाइफ देखा, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब जहाँ पे उसकी जो सराउंडिंग्स है जिसमें वो ग्रो कर रहा है, डिसिप्लिन मतलब उसके अंदर कल्टिवेट करना गुड हैबिट्स, ठीक है। और यहाँ पे लाइफ, लाइफ मतलब थर्ड जो था यहाँ पे वो था लाइफ, लाइफ मतलब उसकी जो लिविंग थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं वो जस्ट एक ड्राइव फैक्ट्स की तरह नहीं होने चाहिए, वो जस्ट एक ड्राइव फैक्ट्स की तरह नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका मैशलॉट का मॉडल था, ठीक है। अब लिविंग मेथड जैसे यहाँ पे है, अब लिविंग मेथड कहने का मतलब क्या है, लिविंग जो जैसे होती नहीं है जो किसी की स्टोरी को नरेट कर देना, लिविंग बुक्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है लिविंग मेथड में। अब यहाँ पे 5 मिशंस के बेसिक आइडियाज हैं जिनको पूछा हुआ है आपसे कि क्या है, चाइल्ड इज अ फुल ऑफ पर्सन, ठीक है, चाइल्ड एक पूरा पर्सन है, हमें एजुकेशन इज द साइंस ऑफ रिलेशन, एजुकेशन साइंस ऑफ रिलेशन है, चाइल्ड डिजर्व रिच करिकुलम, लर्निंग शुड बी टीचर गाइडेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड और एटमॉस्फेयर एजुकेट। तो ये 5 बेसिक मैशॉन के बेसिक आइडियाज है जिनसे आपसे पूछा हुआ है। स्पेसिफिक स्टेप्स क्या है इनके मॉडल के, नरेशन, पिक्चर स्टडी, नेचर स्टडी, लिविंग बुक, शेड्यूल फ्री टाइम, ये सारे इसके स्पेसिफिक स्टेप्स हैं इस मॉडल के। बेनिफिट क्या है, ये बच्चों को इंगेज रखता है, ठीक है, जो लेसन्स होते हैं उसको मैनेजेबल और शॉर्ट बनाता है, इंस्टिल करता है लव फॉर लिटरेचर थ्रू द यूज ऑफ लिविंग बुक्स, टीचिंग अ चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली एंड आर्टिकुलेटली, ठीक है, थ्रू नरेशन प्रैक्टिसेस, रीइंफोर्स करना स्पेलिंग और ग्रामर कंसेप्ट को थ्रू द डिक्टेशन एक्सरसाइज, एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू फाइन आर्ट्स पर्टिकुलरली आर्ट एंड म्यूजिक, इन्फ्यूजिंग स्टूडेंट लाइफ विद एप्रिसिएशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल वर्ड्स, ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं। अब आते हैं गैगने में। गैगने ने कंडीशन ऑफ लर्निंग के बारे में बात की थी, ठीक है, आई थिंक मैंने ये यूनिट 3 में आप लोग को कराया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने 5 टाइप्स की वैरायटीज ऑफ लर्निंग के बारे में बात की थी, वर्बल इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मोटर स्किल्स, एट्रीब्यूट्स और कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, ठीक है। वर्बल इन्फॉर्मेशन स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो वर्बल मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग verbal information skills provide the ability to state or to recall information, ठीक है, तो ये आती है वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल्स के अंदर। इंटेलेक्चुअल स्किल्स मतलब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी मेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। एटीट्यूड्स वहाँ पे जो ये डिटरमाइन करते हैं अवर प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारी
जो मोटिवेशन है, हमारी जो लर्निंग है उसको इफेक्ट करता है। मोटर स्किल जहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज आती है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज जहाँ पे लर्नर की थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, ये सारी चीजें आती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गैगने ने 8 टाइप्स की लर्निंग दी थी, SSCVM, कल ही मैंने इसके काफी सारे क्वेश्चन भी कराए, CRP, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको डिटेल में कराने की जरूरत है यहाँ पे। गैगने के 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले, अब इनको एग्जाम्पल सहित मैंने यूनिट 3 में कराया हुआ है। गेनिंग अटेंशन, जहां जिसको उसका दूसरा नाम याद रखना, जिसे बोलते हैं रिसेप्शन। इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जिसे बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी। स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्वेसाइट लर्निंग, जिसे बोलते हैं रिट्राइवल। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल, जिसे बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। फिर प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, जिसे बोलते हैं सिमेंटिक इनकोडिंग। फिर एलासाइड करना परफॉर्मेंस को, जहां पे रिस्पॉन्डिंग होती है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, जहां पे रीइंफोर्समेंट होता है। एसेसिंग द परफॉर्मेंस, जब रिट्रैवल होता है। और फिर आप जनरलाइजेशन मतलब इनहेंस करते हो, रिटेंशन और ट्रांसफर करते हो, ठीक है। 5 E's जो है, 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये 5 E's ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको देखना है, जिसको डेवलप किया था BSCS ने, बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी में, ठीक है। ये इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, जहाँ पे इंगेज, इवैल्यूएट, इलैबोरेट, एक्सप्लेन और एक्सप्लोर, ठीक है। इंगेज, एक मिनट, ठीक है। इंगेज करना, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट के इंटरेस्ट को आप इंगेज करो, फिर एक्सप्लोर करना, फिर एक्सप्लेन करना, इलैबोरेट करना, देन आप इवैल्यूएट करना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। E5, 7 E's ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो 7 E's है कंस्ट्रक्टिविज्म के, ये एक साइकिल है जो साइकिल है जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, ठीक है, जहाँ पे 7 E में क्या हो गया, सबसे पहले आप इंगेज करोगे, फिर इलिसाइट करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लोर करोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे, फिर इलैबोरेट करोगे, फिर एक्सटेंड करोगे। दो नए आए, एक तो ये आया और एक तो ये आया, फिर आप इसको इवैल्यूएट करोगे। तो 7 E's ऑफ ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, 7 E's ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। 9 एलिमेंट ऑफ जो है आपका, एक मिनट, जो ये मॉडल है कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग का, है ना, ये जो आपका मॉडल है कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग का, कुहोंग कुहोंग ने एडवांस किया था इस मॉडल को, बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग, ठीक है, लर्निंग थ्योरी इन ई लर्निंग इन्वायरमेंट। ये मॉडल 3 कैटेगरीज पे बेस्ड है, ठीक है। पहला क्या है, द डिजाइन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, लर्निंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्टर रूल, ठीक है, इस पे 3 चीजों पे। डिजाइन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, यहाँ पे कोलैब मतलब जो भी एक्टिविटीज हैं उनको कैसे यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोऑपरेशन मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, स्कैफ फोल्डिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, सोशल नेगोशिएशन, ठीक है, तो ये डिजाइन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। लर्निंग असेसमेंट में इंस्ट्रक्टर असेसमेंट हो सकता है, कोलैबोरेटिव असेसमेंट हो सकता है, या फिर सेल्फ असेसमेंट हो सकता है। इंस्ट्रक्टर का जो रोल हो सकता है, कोचिंग देना, गाइडिंग करना, मेंटोरिंग करना, फीडबैक प्रोवाइड कराना, है ना, एसेस करना स्टूडेंट की लर्निंग को। ये कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ई लर्निंग जो डिजाइन है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ई लर्निंग जो डिजाइन है, जहाँ पे जब एलिमेंट ऑफ डिजाइन की बात, देखो पहला क्या है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन, है ना, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। जब एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन की बात करते हैं तो पहला आता है यहाँ पे, एक होता है फंडामेंटल डिजाइन एलिमेंट, एक होता है कोलैबोरेटिव डिजाइन एलिमेंट, ठीक है, एक होता है फंडामेंटल डिजाइन एलिमेंट, एक होता है कोलैबोरेटिव। और उसके अलावा असेसमेंट एलिमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट होता है, टीम असेसमेंट होता है और फैसिलिटेटेड असेसमेंट होता है, ठीक है। अब ये फंडामेंटल जो डिजाइन एलिमेंट है, इसके अंदर क्या आता है आपका, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आती हैं, लर्नर्स ड्राइवन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लर्नर का जो प्रायर एक्सपीरियंस है, उसका जो खुद का एक्सपीरियंस है, लर्नर्स का सेल्फ एक्सपीरियंस आता है, रियल वर्ल्ड जो का जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, है ना, और कंसेप्चुअल इंटर रिलेटेडनेस होती है, इंटर डिसिप्लिनरी होती है लर्निंग में। तो ये सारे फंडामेंटल डिजाइन एलिमेंट के अंदर आते हैं। कोलैबोरेशन जो डिजाइन है, इसके अंदर लर्नर कैसे कोलैबोरेट कर रहा है, लर्नर कैसे कोऑपरेट कर रहा है, उसका जो मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव है किसी एक चीज को लेकर के, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन करना कंटेंट को, आइडिया को,
है ना, सोशल नेगोशिएशन करना अमंग द लर्नर्स, तो ये सारे कोलैबोरेशन डिजाइन एलिमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग इज एन इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम दैट प्रोवाइड द लर्नर विद द यूज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ई लर्निंग तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत होनी चाहिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लर्निंग सेशंस होते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं आपके ई लर्निंग। ठीक है, कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, जहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर मैनेज लर्निंग है। ठीक है, CML है, CAI है और CAL है। अब ये है क्या तीनों? जब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मतलब असिस्टेंट, मतलब कंप्यूटर की हम यूज कर रहे हैं अपने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ही तो है ये, कंप्यूटर का हेल्प ले रही हूँ आपके सामने इस पीपीटी को प्रेजेंट करने के लिए, जिसमें कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं? फिल इन द बैंक्स हो सकते हैं, ड्रिल्स हो सकते हैं, ऑनलाइन इंटरैक्टिव चैट्स हो सकते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स हो सकते हैं, है ना। अब इसी में वेब क्वेस्ट आता है। ठीक है, अब ये सब जो टर्म्स है बहुत अच्छे से समझना। वेब क्वेस्ट क्या होता है? सब नाम याद रखो। वेब क्वेस्ट क्या होता है? एक तरीके की एक्सरसाइज होती है वेयर स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चन ऑन इश्यूज मोस्टली फाउंड ऑन द वेब। ठीक है, और एडवेंचर गेम्स होते हैं, लिसनिंग एक्सरसाइज हैं, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पैराडिगम की अगर बात करूं तो इंस्ट्रक्शनल पैराडिगम में जहाँ पे ट्यूटोरियल और ड्रिल प्रैक्टिस आती है, रेवलेटरी पैराडिगम में डिस्कवरी और एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी आती है, कंजेक्चुरल पैराडिगम में एक्टिव नॉलेज मैनिपुलेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है, इमांसिपेटर पैराडिगम में आपका ऑथेंटिक नॉलेज आता है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ एडवांटेज क्या है? ये रिड्यूस करता है वर्कलोड को, इम्प्रूव करता है मोटिवेशन को, रीच करता है लार्ज ऑडियंस तक, प्रमोट करता है इंटरैक्टिव लर्निंग को, प्रोवाइड करता है इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, प्रोवाइड करता है इमीडिएट फीडबैक। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के अंदर था आपका। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, अब ये कहाँ पे? कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, जैसे आप लोग सीबीटी का एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, इट इज एन अप्रोच टू सॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम थ्रू ट्रेनिंग व्हिच इज इवेंचुअली इंडिविजुअलाइज्ड, इट इनेबल द लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज स्किल एंड कंप्राइज। मतलब जैसे सीबीटी का एग्जामिनेशन होता है सेम वैसा ही, जहाँ पे ट्यूटोरियल हो गया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, CML कंप्यूटर मैनेज लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे क्या? कंप्यूटर मैनेज लर्निंग। अब ये कंप्यूटर मैनेज लर्निंग कौन करेगा? आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, एजुकेटर्स हैं, वो करेंगे। इट इज डिफाइंड एज अ कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मे बी यूज बाय द एजुकेटर। ठीक है, अब ये एजुकेटर जो है, इंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है, जो भी लर्निंग मटेरियल है उसको मैनेज करने के लिए यूज करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए यूज करेंगे। तो CML क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है that allow data from tests to be analyzed, providing information which can be the basis of educational decisions. Advantage क्या है? टीचर्स की प्रोस्पेक्टिव से अगर हाँ ध्यान रखना, CML का यूज बच्चे नहीं करते, टीचर और आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स के लिए देखा जाए तो वो हर इंडिविजुअल पे ध्यान दे पाएंगे, उनकी जो नीड्स है उसको कैटर कर पाएंगे, उसको प्रॉपर रेमेडी दे पाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का यूज कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा। स्कूल और प्रिंसिपल और मैनेजमेंट की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टीचिंग प्रोसेस प्रोवाइड कर पाएंगे। इट प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, अब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे हम कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, टीच कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन मटेरियल को टू स्टूडेंट एज वेल एज उसे मॉनिटर कर रहे हैं उनकी लर्निंग को। ठीक है, एज वेल एज मॉनिटर कर रहे हैं उनकी लर्निंग को। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। जैसे सेल्फ लर्निंग टेक्निक यूजली ऑफलाइन ऑनलाइन इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट विद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना। तो ये पर्पस क्या है CAI का? प्रोवाइड करना बैकग्राउंड नॉलेज, रेमेडिएशन देना, फाउंडेशन मास्टरी कराना, रिव्यू और इन्फोर्समेंट करना, असेसमेंट करना, असेसमेंट फॉर इम्प्रूविंग द टीचिंग। ठीक है, और कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, ग्रेटर मोटिवेटर होता है, फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑप्शंस, इंस्टेनियस रिस्पॉन्स होते हैं, इमीडिएट फीडबैक मिलता है आंसर्स का। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, मल्टीमीडिया हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंसेप्ट्स थ्रू मल्टी सेंसरी अप्रोच। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ ODLM, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, जहां पे इसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है एज अ फिलोसफी एंड इट इज अ यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट इज अ यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी। फिलोसफी का जो एम है वो क्या है? वो है रिमूव करना बैरियर टू एजुकेशन, अलाउ करना स्टूडेंट को टू स्टडी व्हाट दे वांट एंड वेयर दे वांट। ठीक है, इन शॉर्ट इंक्रीजिंग एजुकेशनल एक्सेस एंड एजुकेशनल चॉइसेस।
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मीडिएट लर्निंग, जहाँ पे प्रिंटेड वर्कबुक्स आती हैं, ऑडियो कैसेट्स आती है, रेडियो और वेब्स आते हैं। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर सिलेक्शन करोगे ऑब्जेक्टिव को, फिर सिलेक्ट करोगे अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी को, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीमीडिया अप्रोच का यूज करोगे, फिर एग्जीक्यूशन करोगे, फिर इवैल्यूएशन करोगे। यहाँ पे ये क्या है, प्रोसेस है आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग मैनेजमेंट का। ठीक है, ई लर्निंग कैसी होती है, वेब बेस्ड होती है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और शेयरिंग होती है, वैरायटी ऑफ स्टडी वेव होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वर्चुअल स्टडी इन्वायरमेंट होता है, नेटवर्क कोर्सेज होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग में यूज इंटरनेट का यूज करते हैं, ऑनलाइन टूल्स का यूज किया जाता है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग जहाँ पे आपकी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों आपकी मिक्स होती है, वो ब्लेंडेड लर्निंग होती है। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग कैसी होती है, फेस टू फेस ट्रेनिंग होती है, वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, वेबिनार्स है, लिंक है, साइमल्टेनियस है, असेसमेंट है, वन टू वन कोचिंग होती है, ये ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, ब्रिक एंड मॉर्टर, ठीक है, ब्रिक एंड मॉर्टर और ऑनलाइन ब्रिक एंड मॉर्टर और ऑनलाइन मिलके ब्लेंडेड लर्निंग बनाते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन है, ट्रेडिशनली टेक्नोलॉजी रिच इंस्ट्रक्शन है, इनफॉर्मल लर्निंग है, और ऑनलाइन लर्निंग है, और फुल टाइम ऑनलाइन लर्निंग है, जिससे हमारा ब्लेंडेड लर्निंग बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ब्लेंडेड लर्निंग में 4 तरीके के मॉडल्स आते हैं, रोटेशन मॉडल आता है, फ्लेक्स मॉडल आता है, कार्टा मॉडल आता है, पूछा हुआ है, इनरिचमेंट वर्चुअल मॉडल आता है। रोटेशन मॉडल भी 4 तरीके के होते हैं आपके, स्टेशन रोटेशन, लैब रोटेशन, फ्लिप रोटेशन और इंडिविजुअल रोटेशन। ठीक है, इंडिविजुअल रोटेशन। एम लर्निंग क्या है यहाँ पे, मोबाइल लर्निंग। ठीक है, जहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं आपके, मतलब 3 चीजें हमें यहाँ पे जाननी है, वेब ऐप होता है, हाइब्रिड होता है और नेटिव होता है। वेब ऐप जो होते हैं आर रिस्पॉन्सिव वर्जन ऑफ वेबसाइट दैट कैन वर्क ऑन एनी मोबाइल डिवाइसेस और ओएस बिकॉज दे आर डिलीवर्ड यूजिंग मोबाइल, मतलब वेब ऐप जो होते हैं वो किसी भी मोबाइल डिवाइसेस पे चलाए जा सकते हैं। हाइब्रिड जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है आपका वेब ऐप का और नेटिव ऐप का। ठीक है, नेटिव ऐप स्पेसिफिकली किसी मतलब क्रिएटेड फॉर वन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए क्रिएट किए जाते हैं, वो नेटिव एप्स होते हैं आपके। ठीक है, सिंक्रोनस लर्निंग, असिंक्रोनस में बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, सिंक्रोनस में, असिंक्रोनस का एग्जांपल क्या है आपका, ऑनलाइन जो भी कोर्सेज होते हैं, मास्टरी बेस्ड जो लर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे हम लर्निंग द सेम थिंग एट डिफरेंट टाइम्स, लर्निंग द सेम थिंग एट द सेम टाइम, जैसे लाइव सेशंस होते हैं और आपका ये जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वही है यहाँ पे। सिंक्रोनस लर्निंग की कुछ एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे बिल्ड कम्युनिटी रिलेशनशिप है, लेड इंटरैक्टिव मॉडलिंग सेशंस हैं, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन फॉर स्मॉल ग्रुप्स हैं, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन है, प्रोवाइड कोचिंग, रियल टाइम फीडबैक हो गए, फोस्टर कोलैबोरेशन, फैसिलिटेट रियल टाइम कन्वर्सेशन, गाइड प्रैक्टिस एप्लीकेशन, ये सारी चीजें। असिंक्रोनस के अंदर रीड करना, नोट बनाना, वॉच करना वीडियो को, लिसन करना पॉडकास्ट को, है ना, एक्सप्लोर करना, इंगेज रहना ऑनलाइन डिस्कशंस में, वो होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, यूनिट 8 का ए सेक्शन कंप्लीट कर लिया और बी सेक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होगा आपका एक मैराथन। ठीक है, एक जो नेक्स्ट दूसरे मैराथन में मैं इसको कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि काफी सारे इसमें मतलब रटने वाला है, बेसिकली पूरा यूनिट 8 की अगर मैं बात करूं, पूरा आपका रटने वाला है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रटने के लिए हैं। तो यूनिट 8 का जो ए सेक्शन था, बी सेक्शन था, काफी इसमें चीजें थी पढ़ने के लिए, जितनी पढ़ाई है उतनी सफिशियंट है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यूनिट 8 में जितना मैं कंटेंट करा रही हूँ उतना सफिशियंट है वो अपने आप में ही, है ना। तो ये आपका यूनिट 8 का ए सेक्शन और बी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बचता है यूनिट सी का 8 का सी सेक्शन और डी सेक्शन। डी सेक्शन तो बहुत छोटा है, उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, जो कुछ भी है पढ़ने वाला वो है आपका यूनिट 8 के सी सेक्शन में। तो इसका ये जो मैराथन होगा वो कल होगा। ठीक है, मैराथन जो होगा इसका कल होगा, जिसमें ये दोनों सेक्शन हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में क्योंकि 2 बजे अभी करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। ठीक है, तो इतना लंबा नहीं खींचूंगी मैं इसको, इतना ही रखते हैं आज के सेशन में। ठीक है,
और इसका जो नेक्स्ट होगा, मतलब 2 पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट में आपका यूनिट 8 का ए सेक्शन और बी सेक्शन, दूसरे पार्ट में सी और डी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो मैराथन सेशन रह जाएगा वो रह जाएगा सिर्फ यूनिट 9 का, ठीक है, सिर्फ यूनिट 9 का, वो भी आपके 2 ही पार्ट में होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो PYQ कर रहे हैं उसको भी करेंगे। एंड कल आपका 2 क्लास होगा, ठीक है। एक होगा आपका कम्युनिकेशन का, आई विल ट्राई कि एक ही सेशन में या फिर 2 सेशन में कम्युनिकेशन जो है पेपर 1 का, उसका मैं कंटेंट आपको करवा दूं, ठीक है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है अब, ठीक है। उसके अलावा एक मैराथन सेशन होगी आपकी कल, ये 2 क्लासेस होंगी, टाइम मैं अपडेट कर दूंगी, ठीक है, किस टाइम पे होगी मैं अपडेट कर दूंगी। एक होगी मैराथन सेशन जहाँ पे ये यूनिट 8 के यूनिट 8 का सी और डी करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो सेशंस हैं ये आपके लिए यूजफुल होंगे, आप लोग भी अपने एंड से स्टडी कर रहे होगे। अगर किसी को कोई क्वेरी है या फिर कुछ पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकता है। लाइव आप लोग आते नहीं हो, कुछ लोग आते हैं फिर जाते हैं, क्या ही बोलो, वो आपके ऊपर है, आप आओ लाइव या फिर बताओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।